Hello bachcho, welcome to your 8th NCERT Polity video class. In the previous video we have started 7th chapter and today we are continuing this chapter, understanding marginalization. In the previous video we have studied the term marginalization, that means what does it mean, and with the help of a story I have explained that how the Adivasis became the marginalized. किस तरीके से जो आदिवासी हैं उनको उनके नेटिव लैंड से बाहर निकाल दिया जाता है और किस तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं उनके कारण वो क्या हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं. ओके, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी विल डिस्कस द माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन. तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से मार्जिनलाइज हो जाती हैं. माइनर मतलब छोटे, ठीक है, मतलब जो संख्या में कम हो उन्हें हम क्या कह देते हैं, माइनॉरिटीज़. ओके, so in the constitution what we have read that constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. यानी कि जो रिलीजियस धर्म में या लिंग्विस्टिक यानी कि किसी भाषा में जो कम बोलने वाले हैं या किसी धर्म को मानने वाले संख्या में कम लोग हैं उनको जो है इक्वल राइट्स दिए गए हैं. Why do you think these minorities groups have been provided these safeguards? क्यों इनको ये safeguards दिए गए हैं, क्यों इनको right दिए गए हैं? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. यानी कि जो संख्या में बाकी की population से कम हो. ठीक है, जैसे आपकी क्लास में है, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं सपोज, ठीक है, अब इनमें से 10 तो गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं. ठीक है, तो बॉयज़ गर्ल्स क्या हो गई, संख्या में कम हो गई. तो इसको हम क्या कहते हैं, जो न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. हाउएवर इट इज़ अ कंसेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स. ठीक है, इट इनकम्पासेस इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्स एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन. यानी सिर्फ संख्या की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम पावर की बात भी करेंगे, जैसे पॉलिटिकल पावर हो, ठीक है, या एक्सेस टू रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज उनको प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सबको इक्वली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. सोशल और कल्चरल डायमेंशंस में हम देखेंगे कि कौन मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, तो उन सब बेसिस पर हम इनको माइनर कहेंगे. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognizes that the culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. अगर हम साइज़ की बात करें, जो संख्या में ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, है ना, और वो क्या करेंगे, जो संख्या में कम है उनको क्या कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे. तो इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो उसमें एक डिसएडवांटेज आ जाएगी. इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं रहेगी, है ना. यानी कि जो संख्या में ज़्यादा होंगे वही अपनी लीडर्स चुन पाएंगे, वही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग ही रूल रेगुलेशंस बना लेंगे. लेकिन क्या ये सही होगा, नहीं होगा. फिर जब इस क्लास में 10 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज़ हैं, तो इन टोटल 40 स्टूडेंट्स के बेस पर ही क्या होना चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए जिसमें इन लोगों का भी, इन 10 गर्ल्स की भी पार्टिसिपेशन हो और इन 30 बॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन हो. ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी डिसीजन लेना है सिर्फ ये 30 बॉयज़ के अकॉर्डिंग ही ले लिया जाए, है ना, इन गर्ल्स को छोड़ दे, भाई ये तो 10 ही, इनसे क्या पूछना है. ऐसा नहीं हो सकता ना. इन सबको मिला करके ही कोई भी डिसीजन या कोई भी पॉलिसी बननी चाहिए. तो These safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. ठीक है, तो इसीलिए इन जो संख्या में कम लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ये राइट दिया जाता है कि अगर मेजॉरिटी में जो लोग हैं अगर वो उनको डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, तो क्या करें, वो अपना राइट यूज़ कर सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो उनके पास में राइट है. क्लियर. चलो, तो ये आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड क्यों दिया गया है, ताकि इक्वल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, इक्वालिटी, वो सबको मिले. ठीक है, क्योंकि भाई जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, भाई आपकी क्लास में एक बहुत हेल्दी सा स्ट्रॉन्ग सा बच्चा है, ठीक है, वो रोज़ रोज़ दूसरे कमज़ोर से बच्चे से लड़ाई करता है, तो क्या करेगा, वो जहाँ उसकी मर्जी होगी वहाँ बैठेगा. ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना. आपके टीचर क्या कहेंगे, नहीं भाई सबकी टर्न आएगी, जैसे जिसको अलाउड है वैसे वो बैठेगा. ऐसा नहीं है जो पावरफुल होगा वो दूसरे बच्चे को मार पीट कर उसकी जगह ले लेगा, नहीं होता ना ऐसा. तो मतलब ऑल आर इक्वल इन द क्लासरूम. इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है दैट ऑल आर इक्वल, चाहे वो संख्या में कम है, चाहे वो कल्चरली कम है, चाहे वो पावर में कम है, कोई भी हो, अगर वो माइनॉरिटीज़ हैं तो दे ऑल हैव द इक्वल राइट्स. ठीक है. They also protect them against any discrimination
and disadvantages that may face given certain conditions communities that are small in number relative to the rest of the society. अब अगर उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, ऐसा प्रोसीजर है ना हमारे पास. फिर इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, असेट एंड वेलबींग, दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट एक्सिन्यूटेड इफ द रिलेशंस बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज आर फ्रॉड. अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच के जो रिलेशंस हैं अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर उनके बीच में फ्रॉड मतभेद हैं, लड़ाई झगड़ा है, तो क्या होगा, एक इनसिक्योरिटी की सिचुएशन हो जाएगी. जो माइनॉरिटी हैं वो हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे और इसी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेफगार्ड्स दिए गए हैं. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज सेफगार्ड्स बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कमिटेड है कि सबको, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस. जस्टिस और इक्वालिटी जो राइट्स हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, तो इसीलिए सबको सेफगार्ड ये दिए गए हैं. द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड. अगर हमें लगता है कि हमें हमारा राइट जो है वो नहीं मिल रहा है, तो हम कोई भी जो है इस कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक माइनॉरिटी है, जो संख्या में कंपैरेटिवली बाकी पॉपुलेशन से कम है. ठीक है. अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस क्या होता है, देखो आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि हर 10 साल बाद जो है जो पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग होती है. ठीक है. कितने लोग हैं, कितनी नए बर्थ हैं, कितनी डेथ हुई है, कितने ऑक्यूपेशन में लोग गए हैं, कितने लोगों के पास जो हैं एनिमल्स कितने कितने हैं, कौन पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हमें किससे मिलती हैं, सेंसस से मिलती हैं. ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं, सेंसस, यानी कैलकुलेशंस होती हैं हर 10 साल बाद. तो 2011 जो लास्ट कैलकुलेशन हुई है उसके बेस पर क्या पता चलता है हमें, दैट मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन and are considered to be marginalized community in India today because in comparison to other communities they have over the years been deprived of the benefit of socio-economic development. क्योंकि इनको जो बाकी की पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में उतने इक्वल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इनको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहा जाता है. द डेटा इन द 3 टेबल्स बिलो, अब ये एक टेबल दी गई है, देखो इसके बेस पर भी हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में जो है इनको इक्वल एक्सेस नहीं मिल रहा है. देखो जैसे हिंदूज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रिलीजियस कम्युनिटी दी गई यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख. पक्का हाउस देखो 65% के पास में है, मुस्लिम 63% के पास में, क्रिश्चियन 69 और सिख जो है 91. इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 75% हिंदू अवेल करते हैं, 67% मुस्लिम अवेल करते हैं, 86% क्रिश्चियंस अवेल करते हैं और 96% जो है सिख अवेल करते हैं. वहीं टैप वाटर की बात करें तो 43 हिंदू टैप वाटर अवेल करते हैं, मुस्लिम 35% हैं, क्रिश्चियंस 48 हैं और ये सिख 49 है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो जो सर्विसेज अवेल कर रही है वो कंपैरेटिवली कम है बाकी की जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनके बेस पर. ये देखिए 2008 और 2009 का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. ठीक है. चलिए आगे फिर से हम देखेंगे अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं. जैसे हम ये लिटरेसी रेट की बात करें, अगर हम ओवरऑल देखें 74% है, इसमें हिंदूज़ कितने हैं, 63% हैं और 57% ये देखिए कितने हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस 74, सिख 67, बुद्धिस्ट 71 और जैन 86. तो सबसे कम लिटरेसी रेट किस में है, मुस्लिम्स में है. तो ये हम अपने पिछले चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि जो मुस्लिम्स हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं वो क्यों छोड़ देती हैं, कोई भी कारण हो, है ना, चाहे आसपास स्कूल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, इनकम नहीं है, पुवर्टी है, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो जो लिटरेसी रेट है उनमें कम हो जाती है, बच्चियां जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं, कोई भी कारण हो. ठीक है. ये हम पढ़ चुके हैं. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी आप देखो इसी तरीके से जो डेटा है ये हमारे सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम परसेंटेज कितना कम है. तो ओवरऑल दिखा रहा है ये कि जो फिगर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये क्या है, सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, कि जो हमारी मेन स्ट्रीम है उसमें ये उतने इन्वॉल्व नहीं है जितने कि बाकी के ग्रुप्स हैं. ठीक है. रिकग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड, अब ये क्या कर रही हैं, पिछड़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर. जो ऊपर हमने टेबल देखी है उसमें क्या कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि पिछड़ रहे हैं. तो इसी की स्टडी के लिए जस्टिस राजेंद्र सच्चर की एक कमेटी बनाई गई.
ठीक है। उस कमेटी ने क्या किया, सारी चीज़ों को स्टडी किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। द कमेटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इन्होंने देखा कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये क्यों पीछे पिछड़ रही है, लैगिंग बिहाइंड, व्हाई डज इट लैगिंग बिहाइंड। तो उन्होंने इनका सोशल स्टेटस देखा, इनका इकोनॉमिक स्टेटस देखा, इनका एजुकेशनल स्टेटस देखा, और फिर रिपोर्ट्स आई। क्या रिपोर्ट्स आई कि द रिपोर्ट डिस्कस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। इट सजेस्ट दैट ऑन अ रेंज ऑफ सोशल, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. जो SC और ST हम पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो कम्युनिटी है ये भी क्या कर रही है, पिछड़ रही है ना। वही देखो एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे स्कूलिंग के लिए जो मुस्लिम चिल्ड्रन है 7 से 16 साल के बच्चे के जो हैं या इससे छोटे हैं वो मेनली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं, कमेटी बैठते हैं भी ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उस बेसिस पर इनको जो है सेफगार्ड्स दिए जाते हैं। भी इंडिया के अंदर रहते हैं, इक्वली हमें सबको ट्रीट करना है, तो इनको भी हमें जो मेन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमें लाना पड़ेगा, तो उसके लाने के लिए हमें इनको सेफगार्ड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इनको सेफगार्ड्स दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो हम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे थे, हमने अभी आदिवासी के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी देखो मुस्लिम्स की हम बात करते हैं तो ये बुर्का पहनते हैं, है ना। तो एक इनकी इमेज बन जाती है कि बुर्का पहनते हैं, ये लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, फैज़ यानी कि जो इनकी स्पेशल टोपी होती है वो पहनते हैं, कैप पहनते हैं ये, और इनको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब कोई किसी को अगर हम अलग से पहचान लें, तो भीड़ में अगर मान लो लोग खड़े होते हैं तो हम जो मुस्लिम्स हैं उनको उनके पहनावे से बिल्कुल अलग से पहचान लेते हैं, है ना। तो ये एक पहचान का मतलब क्या है, ये बाकियों से अलग है, ऐसा सोचकर इनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। ऑफन दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम। तो जैसे हमने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि किस तरीके से जो है एक मुस्लिम जो लड़का है, फैमिली उसको घर नहीं मिल पाता है, अंसारीज को, है ना। तो बहुत एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। ओके, फिर से एक स्टोरी दी गई है, देखो कि इफ्तार के लिए, इफ्तार क्या होती है, देखो जो रोज़े होते हैं, रोज़े में क्या करते हैं मुस्लिम लोग, शाम को जो सूर्यास्त होता है उससे पहले जो खाना खाते हैं उसको इफ्तार कहते हैं। तो कुछ मुस्लिम जो बच्चे हैं वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसअप में जो है वो इफ्तार पार्टी के लिए जाते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ कुछ क्या हो जाते हैं, रियॉट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो इनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना ये जो पहनावा है इसको चेंज कर लें, आप जीन्स टी शर्ट पहन लें। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने अपना वो ट्रेडिशनल ड्रेसअप पहना हुआ है तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट दिखेंगे, दूसरों से आइडेंटिफाई बड़े इजीली हो जाएंगे। और जीन्स टी शर्ट पहन लेंगे तो कॉमन लगेंगे जैसे बाकी के लोग हैं। तो ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, एक थॉट बन जाती है कि ये पहनावा किसका है, मुस्लिम का है, और जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है। तो एक पहचान बन जाती है उनकी इस तरीके से। In the above section of this chapter we saw how in case of the Muslim community there is a link between economic and social marginalization। किस तरीके से जो इकोनॉमिकली अगर मार्जिनलाइज्ड हैं तो वो सोशली भी मार्जिनलाइज्ड होंगे। हमने जैसे आदिवासी का एग्जांपल देखा कि वो अपने जंगलों से बाहर आए, उनको कोई कामकाज नहीं आता था, उनके वेजेस बहुत लो थे, यानी कि उनकी जो सैलरी थी या जो उनकी इनकम थी वो बहुत कम थी। इस वजह से वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो इतना डेवलप नहीं कर पाए और क्या रह गए, पुअर रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उनके पास वेजेस नहीं थे। अब इकोनॉमिकली ये क्या हो गए, मार्जिनलाइज हो गए, गरीब रह गए। अब क्योंकि ये इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो गए तो हमारी सोसाइटी ने भी क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं वो सोशली भी मार्जिनलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। पॉइंट टू फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स टू रिड्रेस द इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर हमें ये मार्जिनलाइजेशन को रोकना है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको रोकने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, सेफगार्ड चाहिए। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देने से ही नहीं ये मार्जिनलाइजेशन दूर होगा, इक्वालिटी मिल पाएगी। हम सभी को, ऑल ऑफ अस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो वेदर दीज आर माइनॉरिटीज़ और इन किसी भी तरीके से अगर मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, सोशली मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो हम उसे रोकें। एंड द लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम टू रियलाइज दीज राइट्स। Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for
ऑल, यानी कि जो हम इक्वालिटी 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 की बात करते हैं, जो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन का रियल मीनिंग हम कहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट टू मेंशन इन द राइटिंग ओनली, सिर्फ लिखने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नहीं है कि हमने किताब में लिख दिया और वो पूरा हो गया। एक्चुअली इट इज़ टू इम्प्लीमेंट, जो हमारी स्पिरिट हम बात करते हैं, जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट की मैं बार बार जैसे आपसे कहती हूँ कि इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट इन रियल सेंस। ठीक है, सिर्फ बातें करने से नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा, हम सभी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted in the comment section. You will get the PDF. And thank you for watching. Stay connected.